नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी औरतें लेकर। ये कहानी मैंने 26 अक्टूबर 2010 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी औरतें। उगते सूर्य को सभी सलाम करते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात महेंद्र विट्ठल ने इस सत्य को शिद्दत से महसूस किया है। वे बुरा भी नहीं मानते। व्यवहारिक दुनिया के तेल एवं तेल की धार को वे पहचानते हैं। उन्होंने बाल धूप में नहीं पकाए हैं। वे जानते हैं उगते सूर्य में ऊर्जा होती है, उत्साह होता है, चिर यात्रा की महत्वाकांक्षा होती है। ऐसे में कोई क्यों ढलते सूर्य को अर्घ्य दे जिसे थोड़े समय में विलुप्त हो जाना है। सच ही तो है, पेड़ पर लगे हरे पत्ते सबको भाते हैं, पीले कमजोर पत्तों को तो पेड़ भी गिरा देता है। अन्य सेवानिवृत्त लोगों की तरह महेंद्र जी की भी जीवनचर्या तय है। रोज वही चरखा, सुबह जल्दी उठना, घर से कुछ दूर स्थित बगीचे में टहलने जाना, वहाँ हम उम्र बुढ़ों से बतियाना, युवा पीढ़ी की ऐसी तैसी करना, व्यवस्थाओं को कोसना, लौटते हुए दूध, शाक, तरकारी आदि लाना, एवं फिर बाहर आंगन में लगी आराम कुर्सी पर आगे पीछे होते हुए अतीत के झूले पर झूलना। स्मृतियां बूढ़ों की चिर संगिनी होती हैं। अर्थशास्त्र का शाश्वत सूत्र लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अर्थात अधिक उपलब्ध वस्तु का मूल्य क्रमशः गिरता है, वस्तुओं पर ही नहीं मनुष्यों पर भी लागू होता है। वस्तुतः मनुष्यों पर अधिक एवं सटीक लागू होता है। जब आप घर में कम दिखते हैं तो आपकी महत्ता अधिक होती है, एवं अधिक दिखते हैं तो महत्ता कम होती है। अब पूरे दिन तो कोई आपकी जी हजूरी नहीं कर सकता। पूरी व्यस्तता एवं पूरी आय के दिनों में भी आप कौन सा तीर मार लेते थे। अब आधी आय में निठल्ले आदमी की जितनी वक़्त होती है उतनी ही तो मिलेगी। जगत के अन्य बूढ़ों की तरह महेंद्र जी ने भी ये कड़वे घूंट सहजता से उतार लिए हैं। आखिर अपने ही घरवालों को छोटा दिखाकर किसने कद बड़ा किया है। जीवन के उत्तरार्ध में जो जैसा है उसे स्वीकारने में ही जीत है। कई बातें बुरी लगने पर भी चुप रहने में सार है। बूढ़े फेफड़ों में विरोध का बिगुल बुझाने जितनी सास भी तो नहीं होती। जब शरीर लड़खड़ा रहा हो, कृशकाय हो, तो किस दम पर अनुशासन की पूंगी बजाएं। ऐसे में फुहार की तरह सुकून देती हैं तो बचपन एवं यौवन की वे स्मृतियां जिन्हें ताजा कर बूढ़े मन फैलाते रहते हैं। महेंद्र जी भी आराम कुर्सी पर बैठे जाने किन स्मृतियों में खोए हैं। शहर के बाहर इस कॉलोनी में उनके इकलौते पुत्र अजीत ने यह भव्य मकान तो बना लिया है, पर उनका मन यहां नहीं रमता। हर शहर की तरह उनका शहर भी दो भागों में बटा है। एक परकोटे के भीतर का शहर जिसे ठेठ का शहर कहते हैं, आप उसे शहर का दिल कह सकते हैं, एवं एक परकोटे के बाहर नई कॉलोनियों में पसरा शहर जहां अधिकांश धनी एवं उच्च मध्यम वर्गीय तबका निवास करता है। इन कॉलोनियों में बसे मकानों में हवा पानी की माकूल व्यवस्था है, खुले खुले हैं, लेकिन यहाँ की जीवन शैली तंग है। सूरज डूबते यहाँ के निवासी घरों में यूं दुबक जाते हैं जैसे परिंदे सांझ ढले घोंसलों में आकर खामोश हो जाते हैं। डिनर के पश्चात वीणा के साथ जब वे टहलने जाते हैं तो वीणा कहती भी है, महेंद्र, लोगों ने बड़े बड़े आलीशान भवन तो बना लिए, हर घर में 4-5 कमरे भी हैं, पर एक आध कमरे से ही रोशनी नजर आती है, बाकी सारी घर में गुप्त अंधेरा रहता है।
इन घरों में वो चहल पहल नजर नहीं आती जो परकोठी के भीतर है। आज भी वॉक करते हुए यही प्रश्न छिड़ाया है। वीणा ने वही पुरानी बात दोहराई तो महेंद्र जी बोले, तुम ठीक कहती हो वीणा, नई कॉलोनियों में लोग पड़ोसियों तक को नहीं जानते। मैं तो कहता हूँ यहाँ के लोग एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते। यदा कदा रास्ते में मिल जाए तो ऐसी कृत्रिम मुस्कान बिखेरते हैं जैसे नानी मर गई हो। साचर्य का भाव ही समाप्त हो गया है। सभी कछुओं की तरह स्वयं में सिमटे हैं। मेरा मन तो यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। अजीत ने जिद न की होती तो मैं सेवानिवृत्ति के पश्चात शहर के अंदर वाले मकान में ही जाकर रहता। वहाँ के वाशिंदे ही नहीं, मोहल्ले भी जीवंत लगते हैं। हर घर जैसे नाम से पुकारता है। वे तंगहाल हैं पर तंगदिल नहीं। उनके दिल उतने ही करीब हैं जितने वहाँ के सटे हुए मकान। मैं बचपन में छत पर होता तब पड़ोसियों से बतियाता रहता था। इतना ही नहीं, कभी वे हमारी छतों पर आकर सो जाते थे, कभी हम उनकी। शाक भाजी तक बांट लेते थे। मन का कैसा सहज रेचन था। तनाव कपूर की तरह उड़ जाता था। यहाँ तो तू है और मैं। तू भी बीवी है तो मुझे घड़ी घड़ी सुन लेती है। बेटे बहू को तो फुर्सत ही काम है। कुंठा में महेंद्र जी बिना रुके बोलते गए। वीणा ने महेंद्र जी का प्रतिकार नहीं किया। वह समझदार है। उसे पता है पति की कुंठा बीवी के आगे ही निकलती है। कई बार तो वह महेंद्र जी को हवा देती है ताकि मन की भाप बाहर निकल आए। भीतर उमड़ता धुआं निश्चय ही दुखदायी होता है। इवनिंग वॉक से लौटते लौटते महेंद्र जी जाने किस कल्पना लोक में खो गए हैं। वे सचमुच अपने पुराने मकान की उस छत पर उतर आए हैं जहां 12 साल का महेंद्र कनकोआ उड़ा रहा है। आज पम्मी की यादें भी शराब के सुरूर की तरह उनकी सांसों में घुल गई है। पम्मी से प्रथम मुलाकात का दिन वे कैसे भूल सकते हैं। वे अक्टूबर के अंतिम दिन थे। मौसम में गुलाबी ठंड की तरबियत घुलने लगी थी। उस दिन रविवार था। शीतल हवा चल रही थी। वे सुबह सुबह ही पतंग एवं गिड़गिड़ी यानी चरखी लेकर छत पर पहुंच गए। उन्हें सब्र कहाँ था। सब्र एवं बचपन में तो बैर है। आनन फानन में उन्होंने गिड़गिड़ी छत पर रखी एवं पतंग उड़ाने लगे। देखते देखते पतंग आसमान छूने लगी। हल्की ठंड के बावजूद उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। 12 साल का बच्चा अपने शौक का दीवाना होता है, उसे कौन थका सकता है। उस दिन उन्होंने ब्लू रंग की हाफ पैंट एवं सफ़ेद टी शर्ट पहनी थी जो बार बार पसीना पोंछने के कारण यहाँ वहाँ से गंदी हो गई थी। यकायक एक पतंग उनकी पतंग के समीप आई तो वे चौंके। पतंगबाजी में वे सिद्धस्त थे। मुझसे टक्कर। उन्होंने मांझा संभाला एवं पेच सरू। उन्हें मालूम था पतंग के साथ थोड़ी देर ढील देकर यकायक मांझा अपनी ओर खींचने से सामने वाले की पतंग कट जाती है। उन्होंने वैसा ही किया। पतंग कटी एवं वे चहक उठे। इसके पहले कि वे कुछ बोलते, उनके सटी छत से एक तेज सुरीली आवाज आई, वक्काटा। उन्होंने मुड़कर देखा। अपनी पौनी चोटी लाल रंग के रिबन से बांधे एक लड़की उनके घर से बाएं सटे घर की छत पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। कोई 10 वर्ष की होगी। उसकी नीली आंखें कितनी खूबसूरत थी। गोरा चिट्ठा सुबह की धूप की तरह खिला खिला रंग। उसकी हल्की गुलाबी फ्रॉक का कॉलर हवा के साथ हौले हौले उड़ रहा था। ओह, वो कितनी कमसिन थी।
उसके छोटे छोटे दांत ऐसे चमक रहे थे मानो किसी जौहरी ने मोती जड़े हों। बालक महेंद्र मुंहफट तो था ही, धबक से पूछा, तू यहां नहीं आई है क्या? पूछते पूछते उन्होंने पतंग वाले हाथ को नीचा कर कमर से कुछ उतर आई हाफ पैंट को ठीक किया। हाँ, मेरे पापा इंदौर से ट्रांसफर होकर यहाँ आए हैं। कल ही यह घर हमने किराए पर लिया है। उत्तर देकर वह बेवजह मुस्कुराई तो महेंद्र झेंप गया। लड़की के चेहरे पर भी अब पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर महेंद्र ने बात छेड़ी। पहले यहां शर्मा जी किराएदार थे। इस घर में किराएदार आते रहते हैं। शर्मा जी का लड़का मेरे साथ पढ़ता था। मैं पतंग उड़ाता तब वह गिड़गिड़ी पकड़ता था। गिड़गिड़ी को बार बार समेटने से परेशान महेंद्र को लगा, लड़की उनकी छत पर आए तो एक पंथ दो काज हो जाए। मैं आऊं तेरी छत पर, मैं भी गिड़गिड़ी पकड़ लूंगी। कहते कहते लड़की की नीली आंखों में लाल डोरे तैरने लगे। अंधा क्या चाहे दो आंखें। महेंद्र को मन मांगी मुराद मिल गई। आजा, लेकिन ध्यान से आना। बीच में एक छोटी पट्टी है, उस पर पांव रख कर आना। अच्छा ठहर, मैं तुम्हें हाथ देता हूं। महेंद्र की छत लड़की की छत से कुछ ऊंची थी। उसने हाथ आगे बढ़ाकर उसे सहारा दिया। हाथ पकड़कर ऊपर खींचते हुए उसे विचित्र सी सिहरन हुई। वह 12 वर्ष का था। कैशोर्य ने उसके जीवन में कदम ही रखा था, लेकिन कई मायनों में इस उम्र के बच्चों से वह अधिक परिपक्व था। वह ऐसी अनेक बातें जानता था जो उसकी उम्र के बच्चे नहीं जानते थे, जैसे कि माँ बाबा रात को कुछ गुसर पुसर करते हैं। उसे इस बात का भी धुंधला ज्ञान था कि पड़ोस वाली आंटी कैसे गर्भवती हुई है। उसे यह भी पता था कि लड़कियों के संग बैठने पर मस्ती आती है। वे मीठी मीठी बातें करती है एवं उनके छू जाने पर कभी हल्की सेरन तो कभी ठंडी कपकपी होती हैं। लड़की इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती थी, या फिर किंचित जानती तो इतना भर जिसे सोचकर ची कहने की इच्छा हो। लड़की अब लड़के की छत पर थी। महेंद्र ने लड़की को गिड़गिड़ी देते हुए पूछा, तेरा नाम क्या है? प्रमिला, लेकिन पापा मम्मी मुझे पम्मी कहते हैं। अच्छा, मेरा नाम महेंद्र है। महेंद्र ने बिना पूछे बेतरतीब उत्तर दिया। तो कौन सी क्लास में पढ़ता है? लड़की ने बात आगे बढ़ाई। कहते कहते हवा से उड़कर 2 लटें उसकी मुंह पर आ गई। 6ठी में। हमेशा अव्वल आता हूं। और तू? 4थी में। लेकिन मेरे नंबर अच्छे नहीं आते। तू मुझे पढ़ा दिया करना। लड़की ने लठें ठीक करते हुए बात बढ़ाई। तू आ जाना बैग लेकर, पढ़ाने मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। वह उसके घर जाने को तैयार था, लेकिन पहली मुलाकात में हैकड़ी झटकना अच्छा नहीं होता। उसने बाबा को कई बार मां को कहते हुए सुना था, बिल्ली तो पहली मुलाकात में ही मार लेनी चाहिए। बाबा गलत थोड़ी ही कहते हैं। लड़की समझ गई कि यह हैकड़बाज है, लेकिन पढ़ना तो इसी से है। इसके बाद पम्मी अक्सर उसके घर आने लगी। धीरे धीरे वो उसके घर का अंग बन गई। देखते देखते 1 वर्ष बीत गया। अब महेंद्र के चेहरे पर हल्की मूछें दस्तक देने लगी थी, इतनी हल्की कि अपने कोमल हाथों से खींचकर कभी कभी पम्मी उसे कहती थी, छुछंदर। इन दिनों पम्मी का चेहरा भी उससे बात करते हुए अकारण लाल हो जाता। एक दोपहर पम्मी बैग लेकर आई
तब वह घर में अकेला था। उस दिन माँ किसी सहेली के यहाँ गई हुई थी। बाबा सुबह ऑफिस निकल जाते थे। दोपहर का समय था। दोनों कुछ देर पहले ही स्कूल से आए थे। महेंद्र अभी अभी लंच लेकर अपने कमरे में आया था एवं पंखे के नीचे पलंग पर औंधा लेटा था। महेंद्र ने पम्मी को देखा और कहा, निकाल गणित की कॉपी, देखूं क्या होमवर्क दिया है। उसने 3-4 सवाल समझाए, पर लड़की के लिए गणित उतनी ही कठिन थी जितना किसी फिसड्डी के लिए पर्वत पर चढ़ना। वो पलक झपकते नींद में लुढ़क गई। महेंद्र ने उसे गौर से देखा। सचमुच वो बहुत खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर निश्चिंतता का साम्राज्य पसरा था। इतनी अबोध, इतनी नाजुक, इतनी ताजा, मानो कोई कली अभी अभी चटकी हो। महेंद्र के कैशोर्य ने एक नई अंगड़ाई ली। बाल सिंह की तरह कोई भावना भीतर से दहाड़ने लगी। उसे लगा आज इसे छूकर देखा जाए। उसे लगा आज इसे छूकर देखा जाए। उसने पुनः पम्मी की ओर देखा। वह गहरी नींद में थी। जाने कौन सा शैतान आज उसकी आंखों में उतर आया। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो वह यकायक मुड़ी एवं छातियों के बल लेट गई। उसने कुछ देर इंतजार किया, फिर साहस कर उसे हल्का सा झिंझोड़ा। वो निश्चिंत हो गया कि पम्मी गहरी नींद में है। हालांकि ऐसा करते हुए उसका हृदय धूनी गति से धड़कने लगा था। कुछ देर रुककर उसने पुनः हाथ बढ़ाया एवं साहस कर फ्रॉक की चैन खोली जो उसकी आधी कमर तक जाती थी। वह पम्मी की नंगी कमर देखकर हैरान रह गया। दुधिया, जक्त श्वेत। उसने धीरे से उसकी कमर को छुआ एवं एक अद्भुत रोमांच से भर उठा। उसने और हिम्मत दिखाई एवं अब उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा। ओह, वह कैसा नर्म गुदगुदा एहसास था। उसके हाथ अब उसके छातियों की ओर बढ़ने लगे, लेकिन यहां कुछ भी छूना नामुमकिन था। वह जग गई तो गुस्से में मां को भी कह सकती है, तब कैसी डांट पड़ेगी। बाबा को बता दिया तो टांग टूटना तय है। घबराहट के मारे वह ऊपर से नीचे तक पसीने से भीग गया। उसने तुरंत हाथ बाहर निकाला, चुपके से जिप बंद की एवं चुपचाप ऐसे लेट गया मानो उसने कुछ किया ही ना हो। आज वह अपनी धड़कनों तक की आवाज स्पष्ट सुन सकता था। उसके कुछ दिनों तक पम्मी नहीं आई तो वह घबरा उठा, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया। इन्हीं दिनों मां ने उसे बताया कि पम्मी की मां बीमार है एवं पम्मी दिन रात उसका हाथ बटाती है, तो वह निश्चिंत हुआ। अब वार्षिक परीक्षाएं करीब थी। वह परीक्षाओं में मशगूल हो गया। उसे फिर अव्वल आना था। परीक्षाओं में उसका आधा दिमाग पम्मी में फंसा रहा, फिर भी उसके पेपर्स अच्छे हुए। परीक्षाएं समाप्त होने के दिन मामा घर आ टपके। रात मामा ने उसे बताया कि कल सुबह उसे और मम्मी को साथ लेकर वे ननिहाल जा रहे हैं, तो महेंद्र हैरान रह गया। वह एक बार पम्मी से मिलना चाहता था, लेकिन अब यह संभव नहीं था। ट्रेन अल सुबह जाती थी। ननिहाल में वह अक्सर पम्मी के बारे में ही सोचता रहता। उसे इस बात का दुख था कि उसने जाते वक्त पम्मी को कुछ नहीं बताया। वह माँ के साथ वापस आया तो पापा ने माँ को बताया कि पड़ोसी का ट्रांसफ़र पुनः इंदौर हो गया है एवं वे मकान खाली कर चले गए हैं। इतना भारी सदमा उसे पहली बार लगा था। जीवन की रफ्तार कब रुकी है। वह बड़ा हुआ एवं पहली प्रतिस्पर्धा में ही रेलवे में अधिकारी बन गया। वीणा से शादी हुए अब 35 वर्ष होने को आए। उनकी एक ही संतान हुई, अजीत,
जिसके साथ महेंद्र इन दिनों रह रहे थे। इन वर्षों में महेंद्र जी ने क्या क्या नहीं देखा। उम्र की ढलान पर अतीत की टेप को रिवाइंड कर उसे तटस्थ होकर देखना कितना अद्भुत, कितना रोमांचकारी अनुभव है। यौवन से बुढ़ापे तक की यात्रा अनवरत संघर्ष की ही तो कथा है। इस कथा में मधुर यादों के पुष्प हैं तो संघर्ष के नुकीले कांटे भी हैं। रिश्तों के माधुर्य की महक है तो उन्हीं से प्राप्त छल के दंश भी हैं। कहीं दौड़ है तो कहीं विश्राम है, उतार भी है, ढलान भी है। महत्वाकांक्षाओं की मंजिलें हैं तो संतोष के पड़ाव भी हैं। आनंद की असंख्य फुहारे हैं तो गम की मज़ारें भी हैं। पड़ाव दर पड़ाव कितने मित्र, कितने शत्रु मिले। कभी पैसे की घोर तंगी तो कभी बेशुमार आवक, कभी बीमारियों का डेरा तो कभी अतिथियों का बसेरा। गृहस्थ के इस महासमर को क्या वे अकेले लड़ सकते थे? वीणा ने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया। आज उसके एहसासों को याद कर उनकी आंखें गीली हो गई। अब तो उन्हीं की तरह वह भी थकने लगी है। सच कहा है कि बुढ़ापा उम्र की वह डोर है जिसमें अनुभवों के असंख्य मोती पिरोए होते हैं। अब तो महेंद्र जी को रिटायर हुए भी 5 वर्ष होने को आए। आज मॉर्निंग वॉक कर वे आराम कुर्सी पर बैठे थे। नित्य की तरह सवेरे की ताज़ा हवा उनके मन को स्फूर्ति दे रही थी। दीपावली नज़दीक थी। शिशिर ग्रीष्म को शिकस्त देकर अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। सड़क पर खड़े पेड़ पौधे एवं उनके बगीचे के कुछ गमलों में भी पुष्प एवं कलियां चटकने लगी थी। यकायक चले आने वाले किसी मेहमान की तरह पेड़ पौधों पर अनेक नए पक्षी दिखने लगे थे। प्रकृति की ऋतु संधि, प्रकृति का कैशोर्य ही तो है। महेंद्र जी अखबार पढ़ रहे थे, तभी एक महिला उनके घर के आगे से गुजरी। वो धीरे धीरे चल रही थी। उन्होंने सिर उठाकर गौर से देखा। माथे पर मोटी लाल बिंदी, चेहरे पर झुर्रियां एवं नीली आंखें बिल्कुल पम्मी जैसी। उनके हृदय में एक विचित्र सी सिहरन हुई। वे सब कुछ भूल सकते थे, लेकिन उन नीली आंखों को भूलना असंभव था। पवित्र प्रेम कुदरत की अबूझ डोरी से बंधे होते हैं। उन्हें भीतर से कोई धकेलने लगा। वे उठे, दरवाजे तक आए एवं महिला को जाते हुए देखा। वह हल्के गुलाबी रंग का सलवार सूट पहनी थी। कुर्ते की गोलाई पर गर्दन के नीचे कमर के ऊपरी हिस्से पर उन्होंने एक काला तिल देखा तो उनकी स्मृतियां उगड़ आई। कहीं ये पम्मी तो नहीं? उसके भी तो ठीक इसी जगह एक तिल था। उन्होंने बच्चे की तरह तेज आवाज में पुकारा, जरा रुकिए। महिला रुकी, मुड़कर उनके दरवाजे तक आई। अपने अप्रत्याशित व्यवहार से हैरान महेंद्र जी पहले तो झेंपे, फिर साहस कर बोले, लगता है आपको पहले कहीं देखा है। आप यहां नहीं आए हैं? पूछते पूछते उनके चेहरे पर वैसे ही नन्ही पसीने की बूंदें उभर आई जो कभी कनकुबा उड़ाते हुए चेहरे पर चमकती थी। आपने ठीक कहा, मैं इधर नहीं रहती। मैं मुंबई से अपनी बेटी को छोड़ने यहाँ आई हूँ। मेरे दामाद आपसे थोड़ी दूरी पर रहते हैं। मुझे 2 घंटे बाद वापस ट्रेन पकड़नी है। मॉर्निंग वॉक की वर्षों पुरानी आदत है, अन्यथा सारे दिन आलस्य रहता है, इसीलिए इधर टहलने चली आई। महिला ने बेझिझक उत्तर दिया। महेंद्र जी ने उसे गौर से देखा। वे चौंके। उनके स्मृति नभ पर एक तेज बिजली कड़की। वे तुरंत पहचान गए। उतना ही समय उस महिला को पहचानने में लगा। महेंद्र जी चीख कर बोले,
पम्मी तुम? महेंद्र तुम? कहते कहते महिला की नीली आंखें आश्चर्य से लबालब हो गई। क्षण भर के लिए समय थम गया। उन्होंने पम्मी से भीतर आकर चाय पीने का अनुरोध किया तो वो बोली, महेंद्र आज बहुत जल्दी में हूं, फिर कभी आना हुआ तो तुम्हारे यहां अवश्य आऊंगी। ओह, तुम भी कमाल कर रही हो, इतने वर्षों बाद मिली हो और आनाकानी कर रही हो। महेंद्र जी अधीर हुए जा रहे थे। तुम आज भी उतने ही जिद्दी हो जितने बचपन में थे। कहते कहते पम्मी की आंखों में बचपन उतर आया। पम्मी, ये ठीक बात नहीं है, चाय तो तुम्हें पीनी ही होगी। 12 वर्ष के बच्चे की तरह पुनः महेंद्र जी ने अनुरोध किया। देखते देखते दोनों उम्र की उसी छत पर उतर आए। मैं नहीं आती, तुम्हारा क्या है, मुझे गिड़गिड़ी पकड़वा दो, अब खुद कनकोवा उड़ाते रहो। पम्मी मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं करूंगा। महेंद्र जी ने हंसकर उत्तर दिया। पम्मी ने कलाई घड़ी की और देखा, शायद चाय पीना संभव नहीं था, अब टरकाना आवश्यक था। पम्मी ने आखिरी पैंतरा डाला, मैं भीतर नहीं आती, मुझे तुमसे डर लगता है। क्यों क्यों? महेंद्र जी का अनुरोध पुतलियों में उतर आया। तुम्हारा क्या भरोसा, जाने कब जिप खोलकर हाथ फेरने लग जाओ। कहते कहते पम्मी ने ऊपर के दांतों से नीचे का होठ यूं काटा मानो उन्हें पुरानी हरकतों की याद दिला रही हो। क्या बात कर रही हो पम्मी? महेंद्र जी झेंपे। बुद्धू, उस रोज में सोई थोड़े न थी। इतना कहकर वह खिलखिलाकर हंसी एवं महेंद्र जी के देखते देखते आगे बढ़ गई। धन्यवाद।